अस्सलाम वालेकुम बच्चों, FEI फैजाबाद नावगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करेंगे जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 40। उस क्वेश्चन इसमें मैं खुद दिखाऊंगा और कुछ आप खुद करेंगे। पहला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। देखिए बेटे, जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एक है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ईच रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ बार। देखिए बेटे, एक रेक्टेंगल है, लेकिन यहां हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, यहां हम इसको बार बोलते हैं। So bar graph is the representation of data. It is in fact the representation of ungrouped data. डेटा दो किस्म का हो सकता है, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड these rectangles are called bars such that the width of each bar is uniform. हर एक बार की विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होती है। जितनी विड्थ एक बार की होगी, जितनी विड्थ इस बार की है, उतनी ही विड्थ इस बार की है। ठीक है, बार्स की जो विड्थ है वो सेम होती है। एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन टू बार्स। और दो बार्स के दरमियान एक गैप होती है। देखिए, जितनी गैप यहां से यहां तक होगी उतनी गैप यहां से यहां तक होगी। सो बार ग्राफ is the representation of data. Bar graph is the representation of an ungrouped data. In the form of rectangles. In the form of rectangles, और इन rectangles को क्या बोलते हैं? These rectangles are called bars. So it is a representation of an ungrouped data in the form of rectangles of uniform width. इन rectangles की जो width है वो uniform होती है। And there is a uniform gap between two bars. दो बार्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप होती है। जितनी यहां से यहां होगी उतनी यहां से यहां होगी। तो बार ग्राफ जब बनाते हैं हम ईच बार को फिर कलर करते हैं। इट इज बीइंग शेडेड। ठीक है, तो इस तरह हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो हाइट ऑफ द बार होती, जो बेटा अब हाइट से, जो हाइट ऑफ द बार दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव एंटिटी। जैसे मानिए ये जो बार्स है, फॉर एग्जांपल दीज बार्स रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट फॉर एग्जांपल letters delivered by a, suppose these are letters delivered by a postman in different villages of his area. मानिए एक पोस्टमैन है, ये अपनी जो जिस एरिया में इसकी ड्यूटी है, जिस सर्कल में इसकी ड्यूटी है, वहां के मुख्तलिफ देहात में ये चिट्ठियां बांट रहा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम किसी इलाके का नाम लिखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल इट इज नौगांव। ठीक है, ये मानिए छानापोरा है। सपोज यहां पर ये एक और इलाका है मैथन का इलाका। ठीक है, तो जो नौगांव का इलाका है, माने यहां पर ये एक महीने में 200 लेटर्स डिलीवर करता है। तो ये जो 200 है, इसकी जो इस बार की हाइट है
दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी 200। अब मानिए इस इलाके में जो छानापोरा का इलाका है, यहां पर ये इस महीने में 100 लेटर्स डिलीवर करता है, तो इसकी जो हाइट है दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी 100। तो मानिए इस इलाके में 250 लेटर्स एक महीने में ये डिलीवर कर रहा है यहां पर, तो ये जो इसकी हाइट है दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी 250। तो एक जो काइंड ऑफ बार है, ग्राफ है, सॉरी, दैट इज द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हम तब डालते हैं जब डेटा अनग्रुप्ड डेटा। उसके बाद दूसरा ग्राफ है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए बेटा, हिस्टोग्राम इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the form of rectangles of uniform width, but there is no gap between two rectangles। देखिए, और जो दूसरी बात है, जो हिस्टोग्राम है, यह हम एक ग्रुप डेटा के लिए डालते हैं। जब ग्रुप डेटा का ग्राफ बनाना होगा वो हम डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। देखिए, इस तरह के टावर्स और रेक्टेंगल्स आपने देखे होंगे while playing a cricket match or watching a cricket match। आप क्रिकेट मैच देखते दौरान आपने इस तरह के ग्राफ्स देखे होंगे। देखिए बेटा, इस तरह के ग्राफ्स आपने देखे होंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ, सपोज this is the graph of runs scored by a cricket team. These are the runs scored by a cricket team in different hours, 0 to, चलिए यहां पर भी एक बनाएंगे, 0 to 5 hours, 0 से लेकर 5 आवर्स तक कितने रन्स बनाए, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और 0 to 5 आवर्स में से फॉर एग्जांपल 20 रन बन गए, 5 से 10 आवर्स के दरमियान 15 रन्स बन गए, 10 से 15 आवर्स के दरमियान 30 रन्स बन गए। तो जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम जो है इट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा। बार ग्राफ वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, यहां पर हम ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करते। सो हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a group data in the form of rectangles। रेक्टेंगल फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन रेक्टेंगल्स को हम बोलते हैं बार्स। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इन बार्स की जो विड्थ है वो सेम होती है, जितनी विड्थ यहां होगी उतनी ही यहां पर होगी, यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन यहां पर बार्स के दरमियान गैप नहीं होती, बट देयर इज नो गैप बिटवीन टू बार्स। और जो हाइट ऑफ द बार दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। हाइट ऑफ द बार, height of the bars correspond to the frequency of the respective क्लास इंटरवल। जो बेटा किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 0 to 5 एक क्लास इंटरवल है, 5 to 10 एक क्लास इंटरवल है, 10 to 15 एक क्लास इंटरवल है।
जितनी इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मानिए 0 to 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जांपल 10 है, तो 0 to 5 आवर्स में एक टीम ने 10 रन बनाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसकी जो हाइट है ये हाइट इट विल बी 10। और मानिए 5 to 10 आवर्स के दरमियान जो रन्स बने से फॉर एग्जांपल दीज आर 20, ठीक है, दीज आर 20 रन्स, तो फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 20 है, तो यहां पर इस बार की जो हाइट है वो 20 बनेगी, ठीक है। फिर इसी तरह एक और ग्राफ है जिससे हम सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट ये इस तरह का चार्ट होता है, ये भी आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा। पाई चार्ट, इसमें एक सर्कल हम बनाते हैं और बेटा आपको मालूम है कि इस सर्कल को हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए ये एक रेडियस है ना, ये मानिए सर्कल का सेंटर है, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, और ये क्या है? ये आर्क है। तो ये जो ये वाला रीजन है ये हो गया सेक्टर, ये सेक्टर है। तो पाई चार्ट में हम क्या करते हैं? पाई चार्ट में हम सर्कल को डिवाइड करते हैं इनटू सेक्टर्स। किस में डिवाइड करते हैं? सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। और जो हर एक सेक्टर होता है, हर एक सेक्टर इट रिप्रेजेंट्स ए प्रपोर्शन ऑफ ए होल। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स प्रपोर्शन ऑफ ए होल। इस तरह के आपने जो चार्ट है क्रिकेट के दौरान आपने देखे होंगे। जैसे कोई बैट्समैन है, उसने रन्स बनाए, मान एक बैट्समैन है, उसने 100 रन्स बनाए, फिर दिखाया जाता है कि उसने किस साइड में कितने रन्स बनाए। ये इसका मानिए ऑफ साइड है, ऑफ साइड में इसने 50% रन्स बनाए, या मानिए 60% रन्स इसने ऑफ साइड में बनाए, 20% रन्स इसने 20% रन्स इसने ऑन साइड में बनाए, फिर किसी एक और साइड में 10% और यहां से क्या बनाए? 10% रन्स। तो फिर हम क्या करते हैं? हम इस सर्कल को डिवाइड करते हैं इनटू सेक्टर्स। तो जो पाई चार्ट है, व्हाट इज पाई चार्ट? पाई चार्ट इट इज द रिप्रेजेंटेशन of a data in the form of a circle। एक सर्कल फॉर्म में हम ये डेटा बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? सर्कल इज डिवाइडेड, ये हो गया सर्कल है, ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। सर्कल को हम डिवाइड करते हैं किन में? सेक्टर्स में। सेक्टर क्या हो गया? मैंने बताया सेक्टर इज द रेडियस, इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए सर्कल है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है। इन दो रेडियाई और ये जो आर्क है, इनके दरमियान जो रीजन है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये सेक्टर, ये जो ये रीजन है, जो व्हाइट पोर्शन है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। क्योंकि ये वाला सेक्टर छोटा है, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा सेक्टर इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। सो वी डिवाइड अ सर्कल इनटू सेक्टर्स। किसमें डिवाइड करते हैं? सेक्टर्स में। सच दैट, ST लिखा मैंने, ST मीन्स सच दैट each sector represents proportion of whole। ये आपने जो पाई चार्ट से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इससे पहले इससे पहले आपने डेटा हैंडलिंग में ये पढ़ा है पाई चार्ट, ये सारे वहां पर आपने पढ़े हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग शोज द रोल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल, ड्राइव डबल बार का। देखिए यहां पर हमें एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में दिया है कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रोल कितना है। तो हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। क्लासेस आर फ्रॉम केजी क्लास, वो आप खुद देखेंगे, आप अपनी बुक कंसल्ट करिए। देखिए केजी क्लासेस में जो बॉयज है वो 35 है और गर्ल्स 25 है। आपकी बुक पर एक क्वेश्चन लिखा है, वो आप वहां से देखिए, मैं यहां सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा। फर्स्ट में
बॉयज 30 है और गर्ल्स 26 है। सेकंड में बॉयज 30 और गर्ल्स 25 है। थर्ड में बॉयज 22 और गर्ल्स 22 है। फोर्थ में बॉयज 25 और गर्ल्स 20 है। और फिफ्थ में बॉयज 30 और गर्ल्स 20 है। तो हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां से क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक साइड से हम क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो रोल। यहां पर हम क्लास लिखेंगे और यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें चूंकि बॉयज और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना है, लिहाजा हम बॉयज के लिए एक अलग कलर यूज करेंगे और गर्ल्स के लिए अलग यूज करेंगे। जब आप कॉपी पर ये मेंटेन करोगे आप दो कलर्स यूज करेंगे, ठीक है। बॉयज के लिए एक से फॉर एग्जांपल आप पहले लिखेंगे, बॉयज को आप रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर से, और जो गर्ल्स है उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे व्हाइट कलर से, या जो भी कलर आपकी मर्जी वो आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम यहां से क्या लेंगे, यहां से हम क्लासेस लेंगे। पहले हम लेंगे केजी, ठीक है। अब यहां हम एक और क्लास लेंगे, फिर फर्स्ट है। तो यहां पर आपको देखना है जितनी गैप आपने यहां केजी से फर्स्ट तक मेंटेन की, इतनी ही फर्स्ट से सेकंड तक आपको बनानी। ये हो गया सेकंड, फिर इतनी ही दूरी पर आप थर्ड लेंगे, फिर इतनी ही दूरी पर फोर्थ लेंगे, और फिर इतनी ही दूरी पर आप फिफ्थ क्लास लेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे स्टूडेंट्स का जो रोल है वो हम लेंगे इन मल्टीपल ऑफ 5 और इन मल्टीपल ऑफ 10, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा। तो यहां मैं मल्टीपल ऑफ 10 लूंगा, आप अपनी ग्राफ कार्ड पर मल्टीपल ऑफ 5 भी ले सकते हैं। तो फिर आपको लिखना है 5, 10, 15, 20। यहां मैंने मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप इसके लिए ग्राफ पेज यूज करेंगे तो ग्राफ पेपर पर आप आसानी से इस ग्राफ को डाल सकते हैं। अब केजी में देखेंगे, जो केजी में बॉयज की तादाद कितनी है 35। देखिए बेटा 35 आएगा 30 और 40 के दरमियान। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे बॉयज के लिए, चलिए यहां से स्टार्ट करिए, इसको ले जाएंगे आप 35 तक, ठीक है। और यहां आप एक विड्थ बनाएंगे जो जितनी आपकी मर्जी, आधे सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की आप विड्थ लेंगे। तो ये हो गया बॉयज का जो रोल है, ये है बॉयज। इसको आप शेड करेंगे इस बार को, इसको आप अच्छी तरह से शेडिंग करिए। ये बॉयज का है। और फिर इसी क्लास में जो गर्ल्स का रोल है वो कितना है, वो 25 है। 25, 20 और 5 के दरमियान आएगा। ये हो गया इसके लिए सेम विड्थ लेनी है, ठीक है। ये हो गया गर्ल्स। अब मैं गर्ल्स को यहां पर व्हाइट ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप कोई कलर यूज कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्लास में अब देखिए यहां पर आप गैप मेंटेन करेंगे यहां से यहां तक। अब बेटा फर्स्ट क्लास में जो बॉयज का रोल है वो 30 है। तो इसमें आप कहां तक जाएंगे, 30 तक बराबर। ये हो गया 30। तो यूनिफॉर्म विड्थ जितनी आपने पहले बार में विड्थ दी उतनी ही विड्थ देनी है। ये हो गया बॉयज का बार फॉर क्लास फर्स्ट। तो इसी क्लास में जो गर्ल्स की तादाद है, इस क्लास में गर्ल्स की तादाद कितनी है 26। तो 26, ये मानिए 25 है, 25 से थोड़ा आगे हम जाएंगे, ये 25 है यहां तक, ये मानिए 26, ये 26। तो इसको मैंने ऐसे व्हाइट छोड़ दिया। ये बॉयज का है, ये बॉयज है, और जो व्हाइट है इसको मैंने इससे गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। फिर इसी तरह क्लास सेकंड में बॉयज का रोल 30 है और गर्ल्स 25 है। अब सेकंड क्लास में बॉयज कितने हैं 30, इससे थोड़ा आप नीचे रखेंगे क्योंकि 26 ये कितना है, ये हमें 30 तक लेना है। 30 ये है 30, ये है 30।
देखिए यहां पर एक गैप आ गई। अब यहां पर इस सेकंड में जो गर्ल्स की तादाद है, सेकंड में गर्ल्स की तादाद है 25, तो 25 ये रहा 25, थोड़ा यहां पर ये हो गया गर्ल्स, तो ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। तो इसी तरह आप बनाएंगे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के, ठीक है। तो ये हो गया डबल बार ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। देन इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए एक डेटा दिया हुआ है, इसमें हमें एक एज ग्रुप दिया है और नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स इन द विलेज। एक विलेज में सर्वे की गई है कि किस एज ग्रुप में कितने हाइपरटेंशन पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो देखा गया कि जो 0 से 10 तक एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें 0 पे लोग ऐसे जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हम जिसको कहते हैं। 10 to 20 ईयर्स के एज ग्रुप में 2 लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है। इसी तरह 20 to 30 एज ग्रुप में 5 लोगों को हाइपरटेंशन है। 30 to 40 एज ग्रुप में 10 लोगों को, 40 to 50 एज ग्रुप में 25 लोगों को, 50 to 60 में 50 लोगों को, जो अबव 60 ईयर्स एज है उनमें से 100 लोगों को हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम पहले लेंगे यहां एज ग्रुप्स, और यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ पीपल हैविंग हाइपरटेंशन। बिल्कुल सीधा बनना चाहिए, यहां पर स्केल ना होने की वजह से टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आपके ग्राफ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम लेंगे नंबर ऑफ पीपल और पेशेंट्स। तो पहले हम एज ग्रुप लेंगे, 0 से स्टार्ट करना है, 0 to 10। अब देखिए 0 to 10 एज ग्रुप में ये है 0, ये मानिए 10 है। इस एज ग्रुप में कोई भी पेशेंट नहीं है, तो आप इसको यहां पर इस तरह डाल सकते हैं, इसको किम बोलते हैं। जिस एज ग्रुप में या जिस क्लास इंटरवल में जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ही ना हो, जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी 0 हो, तो वहां हम इस तरह ग्राफ को तोड़ डालते इस तरह करते हैं, इसको हम बोलते हैं किम। तो देखिए इसके बाद जो 10 to 20 है, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड देन इज अबव 60। और जो नंबर ऑफ पीपल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेंगे, 100 तक जाना है। आप मल्टीपल्स ऑफ 5 में भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब देखिए जो 0 to 10 एज ग्रुप, वहां पर कोई पेशेंट है ही नहीं, तो यहां पर कुछ नहीं करना है। 10 to 20 एज ग्रुप में 2 लोगों को हाइपरटेंशन है। देखिए बेटा 2, थोड़ा सा आप यहां आपके ग्राफ पर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा कि 2 बॉक्सेस वहां आपको लेने, छोटे से 2 बॉक्सेस, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे 2 लोग। फिर इसी तरह जो 20 to 30 एज ग्रुप है, वहां पर 5 लोगों को हाइपरटेंशन है। तो 0 to 10, इसका बीच में आप लेंगे 5, ये मानिए थोड़ा इसको मैं, ये 10 है तो ये हो गया 5 तक। लेकिन जो विड्थ ऑफ द बार वो सेम आनी चाहिए। देखिए यहां पर इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपके ग्राफ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। विड्थ ऑफ द ग्राफ वो सेम आनी चाहिए। अलबत्ता जो हाइट है दैट विल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल है। इसी तरह 30 to 40 एज ग्रुप में 10 लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन, तो आप यहां बराबर 10 तक जाएंगे इस तरह। फिर इन बार्स को आप कलर भी कर सकते हैं, इनको आप कलरिंग भी कर सकते हैं, बार्स को शेड कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। देन 40 to 50 एज ग्रुप में 25 लोगों को, 40 to 25 आएगा, 20 और 30 के दरमियान, यहां तक आप, ये हो गया 40 to 50। फिर इसी तरह जो 50 to 60 एज ग्रुप में ऐसे 50 लोग, तो इसमें आप जाएंगे 50 तक।
ठीक है। और फिर 60 एंड अबव, दैट इज 60 तो 70 और 60 से ऊपर जितनी भी लोग हैं, चाहे उनकी एज फिर 70, 80, 90 जो भी है, उस तरह के 100 लोग हैं। उस तरह के कितने हैं, तो इसको आप ले जाएंगे 100 तक। तो यहां पर आप इसको ऐसे रख देंगे, आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एज ग्रुप में इसमें सारे आते हैं 60 से अबव जो भी लोग, तो इसको कहीं पर भी डालने की यहां जरूरत नहीं। तो ये इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हिस्टोन। फिर इसी तरह डबल बार ग्राफ आपने पहले ही सीख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बल्कि 4 या आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ पॉइंट्स है, ये हमें प्लॉट करने हैं, ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए बेटा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमें प्लॉट करनी है। पहले हमें दिया है 2, 0, देखिए हम यहां से लेंगे, ये हुई एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज, चूंकि हम 6 तक जाएंगे, क्योंकि 6 में भी एक पॉइंट है, 6, 7, यहां से भी हम और थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे, 6, 7। तो पहला जो पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है 2, 0, एक्सिस 2, वाई 0। देखिए ये पॉइंट हो गया 2, 0, दिस पॉइंट इज 2, 0। दूसरा पॉइंट है 6, 0, ये पॉइंट हो गया 6, 0, एक्स 6, वाई 0, क्योंकि पहला पॉइंट एबसिसा होता है, दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट होता है। एबसिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट एबसिसा होता है, दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट। इसी तरह एक और पॉइंट है 2, 4, एक्सिस 2, वाई इज 4, तो ये पॉइंट आएगा 2, 4। फिर इसी तरह है 6, 4, एक और पॉइंट है 6, 4। तो देखिए एक रेक्टेंगल बनेगी, दिस पॉइंट इज 6, 4। तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे, ये सीधे एक रेक्टेंगल बनेगी। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड द 4 पॉइंट्स। तो बिल्कुल आसान है। इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है 4, 3, 8, 1। दूसरे ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे अलग से, एक और मैं दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। लेकिन इसके लिए आप ग्राफ पेज अलग से लेंगे, उसी पर बनाएंगे, एक ही ग्राफ में नहीं बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो पहला जो पॉइंट दूसरे पार्ट में दैट इज 4, 3, एक्सिस 4, वाई इज 3, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा 4, 3। फिर दूसरा पॉइंट है 8, 1, एक्सिस 8, वाई इज 1, यहां पर आएगा ये पॉइंट 8, 1। फिर एक और पॉइंट है 4, 8, एक्सिस 4 एंड वाई इज 8, यहां पर आएगी इट इज 4, 8। और फिर एक और पॉइंट है 8, 5 यहां पर आएगी 8, 5। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो देखिए एक रोम्बस बनेगी। ये बेटा इस तरह एक रोम्बस बनेगी। फिर इस तरह एक और पॉइंट है, वो आप खुद करेंगे, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ही करेंगे। Then is question number 6. The two devices, namely Celsius and Fahrenheit thermometers, were used to record the temperature of certain things. देखिए बेटा किसी चीज का हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है by using two ये जो थर्मामीटर्स है, 2 काइंड्स के थर्मामीटर, बल्कि 3 काइंड्स के थर्मामीटर्स होते हैं। हमें एक रिप्रेजेंट करता है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन में।
तो किसी चीज का टेम्परेचर नापा गया है 2 थर्मामीटर से, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से, और जो यहां पर रिकॉर्ड किया गया है वो इस तरह है कि उस चीज का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। तो आपके पेज पर एक ग्राफ बना है आपकी बुक पर, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। फॉर्म दिस ग्राफ फॉर डिग्री सेल्सियस एंड फॉर फ़ारेनहाइट। देखिए इस तरह ग्राफ बना हुआ है आपकी पेज पर, आपकी बुक पर बना है। यहां पर है सेल्सियस में, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में यहां से है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी इसको बोलेंगे। और दूसरे साइड में जो ग्राफ बना है दैट इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में ग्राफ बना है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये 10 डिग्री सेल्सियस है, देन 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इस साइड में डिग्री सेल्सियस है और दूसरे साइड में फ़ारेनहाइट है। इट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। अब बेटा ग्राफ दिया हुआ है, यहां से 50 से थोड़ा नीचे ये, और फिर ये इस तरह ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है। Now from this graph we have to read the value of C when f is 95। जब बेटा f का वैल्यू 95 होगा, देखिए ये है 95 तकरीबन यहां पर आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आपके पास जो ग्राफ पेज है वहां आप चूंकि डिविजन होते हैं, आपको एक एक डिवीजन के अंदर आपको 5 छोटे छोटे बॉक्सेस आपको मिलेंगे। तो आप इजीली वहां से जो 95 आप नोट करेंगे। अब मान लीजिए सपोज ये है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्वेश्चन कहते हैं कि जब टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है उस वक्त डिग्री सेल्सियस कितना है। तो आप इस 95 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ग्राफ पर। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहां से आप क्या करेंगे, इस 95 डिग्री से आप क्या करेंगे, ये मानिए इधर आ गए, यहां से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो आपको देखना है, देखिए ये मैं यहां पर एग्जैक्टली नहीं बन सकता, आपको देखना है कि ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब आपने ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर वहां से उस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, कहां पर, जो एक्स एक्सिस पर यानी डिग्री सेल्सियस पर है। आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस में ये कहां मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में ये इस पर कहां मिलेगा, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व, वहां पर आप देखेंगे यहां पर ये कहां पर तकरीबन 25 पर आ गया, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मेजर करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट वहां पर 35 डिग्री आएगा। तो 95 डिग्री सेल्सियस का जो ग्राफ है वो आपको मानिए तकरीबन इस तरह आएगा, इस तरह 35 डिग्री पर आएगा, इस तरह ही ग्राफ बनेगा। सो दैट मीन्स 90 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5C plus 32। दिस फॉर्मूला converts Fahrenheit into degree Celsius। F is equal to 9/5C plus 32। ठीक है, या आप चाहे आप यहां से सेल्सियस भी निकाल सकते हैं, which is 5F is equal to 9C plus 32। ठीक है, आप चाहे तो आप इस तरह लिखेंगे 9C is equal to 5F minus 32 और C is equal to 5F minus 32/9। देखिए अगर आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बनाना है तो फॉर्मूला है 9/5C plus 32। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाना है देन फॉर्मूला है C is equal to 5F minus 32/9। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, चलिए ये वाली याद रखने की जरूरत नहीं, ये आप याद रखेंगे। So this formula will give you how we convert जो फ़ारेनहाइट है इसको कैसे हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करें।
तो इसी तरह इसमें है डज दिस ग्राफ पास थ्रू द ऑरिजिन, क्या ये ग्राफ ऑरिजिन में से जाएगा? देखिए बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में इक्वल नहीं, 0 डिग्री फारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। 0 डिग्री फारेनहाइट इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आप C का वैल्यू 0 देंगे ना, इफ यू पुट C इज इक्वल टू 0, तो देखिए F का वैल्यू क्या आएगा? F का वैल्यू आएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये बनेगा 9/5 इंटू 0 इज 0, वो बनेगा 32 डिग्री। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट। तो चूंकि इन दोनों का वैल्यू 0 पर सेम नहीं आता है, लिहाजा ये ग्राफ ऑरिजिन में से नहीं जाएगा। नो, इट विल नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन। फिर सी पार्ट है फाइंड एफ व्हेन सी इज 25। अब देखिए बेटा, अब जब सी 25 होगा तो अब आपको ये 25 के 20 to 30 के बीच में आएगा 25। यहां से आप क्या करेंगे? आप इस ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ग्राफ पर, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां पर, किस पर? जो डिग्री फारेनहाइट पर। तो आप देखेंगे ये यहां पर किस पॉइंट के साथ मिलेगा, किस डिवीजन के साथ मिलेगा, वो आपको ग्राफ से आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर वैल्यू देंगे, इफ यू पुट हियर वैल्यू, सी का वैल्यू अगर आप 25 देंगे तो देखिए क्या होगा, तो एफ कितना बनेगा? अगर आप यहां सी का वैल्यू क्या देंगे? 25, देखिए एफ क्या बनेगा? एफ बनेगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, 9 5 आर हो गए 45 प्लस 32, दैट इज 2 प्लस 5 इज 7, 4 प्लस 3 इज 7। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना, दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री फारेनहाइट। तो अगर आप 25 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ग्राफ पर, फिर ग्राफ से फारेनहाइट जो ये y एक्सिस है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो इसको मिलेगा 77। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ पे से खुद ब खुद पता चलेगा। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का चैप्टर ये आज के वीडियो में हमने खत्म किया। नेक्स्ट टाइम हम उठाएंगे प्लेइंग विद नंबर्स। वस्सलाम।